वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसी सेम पेपर से। निम्नलिखित अवस्थाओं पर विचार कीजिए। आपको क्रम बताना है कि क्या क्रम रहेगा इस क्वेश्चन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एवेल्यूएशन का। जो राजनीति प्रशासन द्विविभाजन हुआ, मानवीय चुनौतियां आई, सार्वभौमिक सिद्धांतों की खोज हुई, एनपीए हुआ और जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ हुई, उनका क्रम क्या था, इस इवोल्यूशन का क्रम। और ये अधिकतर इस तरह के क्वेश्चन आते ही हैं हर पेपर में। तो इसका जो क्रम रहेगा वो फर्स्ट रहेगा, क्योंकि सबसे पहले राजनीति प्रशासन द्विविभाजन होता है, देन सिद्धांतों की खोज हुई है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, फिर चुनौतियों वाला काल रहा है, उसके बाद में कहीं ना कहीं इंटरडिसिप्लिनरी अध्ययनों की बात की गई, और उसके बाद एनपीए आता है, और देन लास्ट में पैराडाइम शिफ्ट आता है। तो जो पहला नंबर है फर्स्ट, इसका आंसर रहेगा, क्रम रहेगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी एक ने नवलोक प्रबंध की धारणा को प्रारंभ किया था। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो हमने अभी जस्ट स्टडी किया था, 2 दिन हुए हैं, कि आपने कितने अच्छे से स्टडी की है। देखिए, डेविड ऑसबॉर्न और गैबलर की पुस्तक जो थी री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, ये इसका आंसर होगी। नवलोक प्रबंध की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, एनपीएम की बात हो रही है, सेकंड इसका सही आंसर होगा। प्राधिकार के संदर्भ में उदासीनता का क्षेत्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। उदासीनता का क्षेत्र, जॉन ऑफ इनडिफरेंस, ये किसने स्थापित किया था? चेस्टर आई बर्नार्ड ने। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी। निम्नलिखित में से किस प्रकार की सत्ता मैक्स वेबर द्वारा पसंद की गई। मैक्स वेबर ने किस तरह की सत्ता की बात की थी? कौन सी सत्ता की बात कर रहे थे वो? वैध विवेकपूर्ण सत्ता, लीगल रैशनल सत्ता की बात की थी मैक्स वेबर ने, है ना, तार्किकता वाली सत्ता की बात की थी। नेक्स्ट, हर्बर्ट साइमन की प्रशासन की संकल्पना आधारित है। जब हर्बर्ट साइमन प्रशासन की संकल्पना बता रहे थे तो आपने क्या बताया था? तार्किक प्रत्यक्षवाद की बात की थी। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये सारे, आपको इनके साथ में याद रखना होगा, इन टर्म्स को, थिंकर के साथ में टर्म्स को। लॉजिकल पॉजिटिविज्म, तार्किक प्रत्यक्षवाद की बात की थी हर्बर्ट साइमन ने। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रयोगों पर विचार कीजिए। बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम, रिले असेंबली टेस्ट रूम, माइका रिप्लिटिंग टेस्ट रूम, प्रोडक्टिविटी मेजरिंग टेस्ट रूम, इन प्रयोगों में से कौन सा प्रयोग मेयो के अनुसंधान में सम्मिलित थे? इन प्रयोगों में से कौन से प्रयोग थे जो मेयो के अनुसंधान में सम्मिलित थे? क्या ये चारों ही मेयो के अनुसंधान में थे? एल्टन मेयो की बात की जा रही है यहाँ पर, जो वो हार्थॉन प्रयोग किए थे उन्होंने। तो हाँ जी, ये चारों ही प्रयोग हार्थॉन जो एक्सपेरिमेंट हुए उसमें इंक्लूड थे। ABCD चारों ही होंगे। नेक्स्ट, बैंक वायरिंग प्रयोग में स्कीवलर कौन है ना? स्कीवलर क्या था? अब अगेन वहीं से क्वेश्चन आया है नेक्स्ट, कि वायरिंग जो था उसमें स्कीवलर क्या था? अपने वरिष्ठ को अपने साथियों के बारे में प्रतिकूल सूचनाएं देना। स्क्यूलर, इसको हम अपनी भाषा में चापलूस भी कह सकते हैं, कि जो चापलूस नहीं होते, चमचे जिन्हें कहा जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो अपने वरिष्ठ साथियों के बारे में नेगेटिव इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, अनफेवरेबल इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं हायर अथॉरिटी को। तो हार्थोन एक्सपेरिमेंट में मेयो ने ये देखा कि बैंक वायरिंग जब एक्सपेरिमेंट हो रहा था, स्कीवलर यानी कि अपने वरिष्ठ साथियों के बारे में प्रतिकूल सूचनाएं देने वाले लोग वहाँ थे। हु पासेस अनफेवरेबल इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज कलीग्स टू हिज सुपीरियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही रूप से सुमेलित नहीं है? है ना, सिस्टम की बात हो रही है, सॉरी, कम्युनिकेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कम्युनिकेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम विथ स्लाइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सबऑर्डिनेट व्यू पॉइंट, कम्युनिकेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप, ओनली वर्टिकल कम्युनिकेशन। क्या सही होगा इसमें से? ओनली वर्टिकल कम्युनिकेशन सही होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? लोकतांत्रिक नेता निर्णय निर्माण प्रक्रियाओं में अधीनस्थों को आमंत्रित नहीं करते। नेता जन्मजात होते हैं, वे बनाए नहीं जाते। सहभागी नेता निर्णय निर्माण प्राधिकार को विकेंद्रित करते हैं। रेंसिस लिकर्ट प्रबंध की 5 शैलियों का समर्थन करते हैं। देखिए, डेमोक्रेटिक लीडर डू नॉट इनवाइट द फॉलोअर्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, क्या ये सही है? नहीं।
लीडर्स आर बोर्न, दे कैन नॉट बी मेड, क्या ये सही है? नहीं। पार्टिसिपेटिव लीडर्स, डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, ये सही है। तो थर्ड नंबर हमारा सही हो जाएगा। 60, संचार नेटवर्क जहां सभी सदस्य उन्मुक्त रूप से परस्पर क्रिया करते हैं कहलाता है। कम्युनिकेशन नेटवर्क को क्या कहा जाता है? ये जो क्वेश्चन था इस पर आरपीएससी ने कोई ऑप्शन को ठीक ठीक नहीं बताया था, क्योंकि ये जो ऑप्शन है इनमें आंसर जो है वो नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट, हु फॉर्मुलेटेड ईआरजी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन? ईआरजी विचारधारा किसकी थी? अभिप्रेरणा का ईआरजी सिद्धांत किसने दिया था? एडल्फर ने, क्लेटन एडल्फर। ईआरजी थ्योरी क्लेटन एडल्फर, एडल्फर, एडल्फर से ईआरजी, ऐसे याद रखिएगा। 62 नंबर, किन अध्ययनों में अभिक्रम संरचना तथा विचार के दो नेतृत्व व्यवहार प्रयोग में लाए गए हैं? In which studies two leadership behavior of the initiative structure and consideration were studied? लीडरशिप की बात हो रही है यहाँ पर, और ऐसा कौन सा अध्ययन था जिसमें दो लीडरशिप का अध्ययन किया गया? तो वो था ओहियो स्टेट स्टडीज, ओहियो स्टडीज में किया गया था। ग्लोबलाइजेशन रेफर टू, वैश्वीकरण से क्या आशय है? वित्तीय बाजार प्रणाली एक एकल तंत्र में केंद्रित होती है, किसी फर्म का भौगोलिक स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, एक एकीकृत विश्व बाजार का विकास, या विदेशी पूंजीवाद लेन देन? एक एकल एकीकृत विश्व बाजार का विकास, द ग्रोथ ऑफ ए सिंगल यूनिफाइड वर्ल्ड मार्केट, ये इसका सही आंसर होगा, थर्ड नंबर। 64, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सिविल सेवक की सेवा शर्तें विनियमित की जाती है? देखिए बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 309 में, अनुच्छेद 309 में किया गया है सिविल सेवकों की सेवा शर्तों का विनियमितीकरण। हु वॉज द चेयरपर्सन ऑफ सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन? कितना सिंपल सोबर क्वेश्चन दिया, डायरेक्ट, वो भी उन्होंने। कौन थे? वीरप्पा मोइली। 66, भारत में एक सिविल सेवक को राजनीतिक अधिकार उपलब्ध है, वे उसे प्रतिबंधित नहीं करते। द पॉलिटिकल राइट अवेलेबल टू अ सिविल सर्वेंट इन इंडिया डू नॉट प्रोहिबिट हिम और हर फ्रॉम, किस बात के लिए प्रोहिबिट नहीं करते हैं ना, प्रतिबंधित नहीं करते हैं? राजनीतिक विचार अभिव्यक्त करने से, किसी राजनीतिक दल को वित्तीय सहायता देने से, राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने से, या राष्ट्रीय एवं राज्य निर्वाचनों में मतदान देने से। ऐसा कौन सा है जिसको प्रतिबंधित नहीं करते हैं ना? बाकी सारे प्रतिबंध होंगे जो 3 बचे हैं। कौन सा होगा? मतदान देने से, क्योंकि मतदान देना तो सबका अधिकार है ना, तो उसको कैसे प्रतिबंधित कर सकते? सिंपल सा आंसर है, अगर छोटा सा लॉजिक लगा लो आप तो मतदान देने से कैसे रोक सकता है कोई? ठीक है। विकासशील समाज में सिविल सेवा की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिकथन सही नहीं है? सिविल सेवक की भूमिका के संबंध में कौन सा एक कथन सही नहीं है ना? नहीं है। सिविल सेवा को परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में कार्य करना चाहिए, सिविल सेवा का संबंध सामाजिक सामान्यता से होना चाहिए, सिविल सेवा का संबंध निहित स्वार्थ से होना चाहिए, सिविल सेवा को राजनीतिक रूप से तटस्थ होना चाहिए। कौन सा है जो नहीं है? निहित स्वार्थ से होना चाहिए, है ना, क्योंकि सिविल सेवकों को तो तटस्थ रहने के लिए कहा जाता है, स्वार्थी बनने के लिए नहीं कहा जाता है ना। तीसरा जो हो गया वो इसका आंसर होगा। 68, सिविल सेवा में प्रशिक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिकथन गलत है? प्रशिक्षण निरंतर प्रकृति का होना चाहिए, प्रशिक्षण कुशलता को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए, प्रशिक्षण ज्ञान को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए, प्रशिक्षण पदोन्नति से जुड़ा नहीं होना चाहिए। कौन सा गलत होगा इसमें से? प्रशिक्षण किससे जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए? पदोन्नति से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ये जो है ये गलत है। प्रशिक्षण जो है वो पदोन्नति से जुड़ा हुआ होता है। 69, किस देश में सिविल सेवकों को हड़ताल का निषेध करने का कोई कानून नहीं है? ऐसा कौन सा देश है जहां पर राइट नहीं है, स्ट्राइक राइट नहीं है? ये आपको मैंने जब सीपीए पढ़ाया था तब बहुत डिटेल में हमने एक एक कंट्री को स्टडी किया था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आरपीएससी ने इसका कोई आंसर नहीं दिया है अपने आंसर की में, और इसीलिए मैं इसको यहाँ स्किप कर रही हूँ। इसको डिटेल में मैंने सीपीए में आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है।
क्वेश्चन नंबर 70। प्रारंभ में संयुक्त राज्य अमेरिका में सिविल सेवाओं में भर्ती के रूप में प्रशय प्रणाली शुरू की गई थी। प्रशय प्रणाली यानी कि पैट्रोनेज सिस्टम। यह प्रथा किसके समय प्रारंभ की गई थी? पैट्रोनेज सिस्टम किसके समय प्रारंभ किया गया था? अमेरिका के अंदर रिक्रूटमेंट के लिए। तो ये जो था ये प्रारंभ किया था वाशिंगटन के टाइम, राष्ट्रपति वाशिंगटन के टाइम। ये याद रख लेना, पैट्रोनेज सिस्टम, प्रेसिडेंट वाशिंगटन, पैट्रोनेज वाशिंगटन। In which year spoil system was introduced, replacing patronage system in United States? अभी वापस से अगेन उसी पर सेकंड क्वेश्चन आ गया, कौन से साल में ये लूट खसोट प्रणाली जो थी वो शुरू की गई उसके स्थान पर? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1829। 1829 में क्या हुआ? पैट्रोनेज सिस्टम को हटाकर स्पॉइल सिस्टम स्टार्ट हो गया था अमेरिका में, लूट खसोट प्रणाली। 72। किस देश में सिविल सेवक किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन सकते हैं तथा राजनीतिक पद स्वीकार कर सकते हैं? ऐसा कौन सा देश है जहां पर वो राजनीति में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो वो है फ्रांस। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है? सही रूप से सुमेलित नहीं है। फुलटन कमेटी जो थी वो स्पेशलाइज्ड और एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, एशिटन कमेटी सिविल सर्विस ट्रेनिंग के लिए, रेडले कमेटी सिविल एस्टेब्लिशमेंट के लिए और टॉमलिन कमेटी बजट और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए। तो जो टॉमलिन कमेटी है वो वाला गलत हो जाएगा, इसका आंसर है 4। 74। भर्ती एवं चयन की प्रक्रिया संपूर्ण लोक कार्मिक प्रशासन की आधारशिला है, यह कथन किसने कहा? संपूर्ण लोक कार्मिक प्रशासन की आधारशिला है भर्ती और चयन प्रक्रिया, ये कथन किसने कहा? ग्लेन स्टॉहल ने। ग्लेन स्टॉहल ने कहा था कि ये नींव है, कॉर्नर स्टोन ऑफ द होल पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर पेनल्टी इन डिसिप्लिनरी रूल्स? अनुशासन नियमों में बृहदशस्ति नहीं है, कौन सा नहीं है? रिकवरी नहीं होती, डिडक्शन होता है, रिमूवल होता है, डिसमिसल होता है, बट रिकवरी वसूली नहीं होती है। 76। सुमेलित करना है सूचियों को सूची से। यूके में सिविल सर्विस कमीशन की स्थापना कब की गई? यूके में सिविल सर्विस की स्थापना सिविल सेवा अधिनियम यानी कि पेंडलगटन अधिनियम, राष्ट्रपति गॉरफील्ड की हत्या और संयुक्त राज्य अमेरिका में सिविल सेवा सुधार। अगर इसमें से 1-2 पॉइंट भी आपको आते हैं ना तो आप मैच कर सकते हैं बहुत ही बेहतर ढंग से। और आरपीएससी ने अगेन इसके जो है इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था, इसका आंसर नहीं दिया था, तो हम भी इसको स्किप करेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे वीडियो पर, मैं यहाँ आंसर दे सकती हूँ लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें सिर्फ कमियां निकालनी होती है, तो हम इसका आंसर यहाँ नहीं करेंगे। अगर आप मेरी क्लास में इसको डिटेल में पूछना चाहेंगे तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वॉज कॉन्स्टिट्यूट इन, भारतीय वन सेवा का गठन कब किया गया था? भारतीय वन सेवा का गठन 1966 में किया गया था। किस देश में सिविल सेवाओं में पदोन्नति के लिए आलेखी निर्धारण माप प्रणाली द्वारा कार्यकुशलता का मापन किया जाता है? इन विच कंट्री एफिशिएंसी इज मेजर्ड थ्रू ग्राफिक रेटिंग स्केल फॉर प्रमोशन इन सिविल सर्विस? प्रमोशन के लिए ग्राफिक रेटिंग स्केल किस देश में है? अमेरिका में, यूएसए, अमेरिका में। विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन फ्रांस? ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया। अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई करी है तो आपको पता होगा, कम्यून जो होता है, कम्यून वो रहता है फ्रांस की लोकल गवर्नमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, कम्यून। किसने कहा कि स्वतंत्र नियामकीय आयोग अमेरिकी संघीय सरकार में एक उत्कृष्ट विकास है, एन आउटस्टैंडिंग डेवलपमेंट? किसने कह दिया था? द्वितीय हुअर कमीशन ने कहा था। द्वितीय हुअर कमीशन, सेकंड हुअर कमीशन ने कहा कि अमेरिकी सरकार में ये एक उत्कृष्ट विकास है जो स्वतंत्र नियामकीय आयोग बने हुए, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन। नेक्स्ट, अमेरिकी प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं: न्यायिक पुनरावलोकन, संगठनात्मक प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन, नियंत्रण संतुलन,
में से सही उत्तर का चयन करें। मुझे लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, हमने कल भी इसको किया था। 81 व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो चारों ही होंगे, चारों ही विद्यमान है वहाँ पर। 82 डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स, विकास प्रशासन का क्या अर्थ है। विकसित देशों में प्रचलित प्रशासन प्रतिमान, विकासशील देशों में कल्याणकारी कार्यक्रमों को आयोजित, नियोजित और लागू करने वाला अभिकरण, या आर्थिक विकास से संबंधित प्रशासन या कानून और व्यवस्था संबंधी प्रशासन। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होने वाला है विकासशील देशों में कल्याणकारी कार्यक्रमों में नियोजित और लागू करने वाले अभिकरण। एजेंसीज फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग वेलफेयर प्रोग्राम इन डेवलपिंग कंट्रीज आर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। भारत के संविधान में इनके अंदर कौन सा एक अभिकथन वित्त के संबंध में सही नहीं है। विधि के प्राधिकार के सिवाय कोई भी कर ना तो लगाया जा सकता है, नहीं एकत्र किया जा सकता है, ये तो सही है। लोक विधि, लोक निधि से कोई भी धन निकाला जा सकेगा सिवाय उसके जो विधि द्वारा निर्मित नियुक्ति के अंतर्गत आता हो। नो एक्सपेंडिचर कैन बी इनक्यूरेट फ्रॉम पब्लिक फंड्स एक्सपेक्ट इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड in accordance with law, ये भी सही है। The executive is bound to spend money in the manner as sanctioned by the parliament, ये भी सही है। No demand for a grant shall be made except from the recommendation of the prime minister, ये गलत है। तो चौथा नंबर जो है वो सही नहीं है। 84 जीरो ओवर इज अ टाइम। जीरो ओवर में क्या होता है? इतना सिंपल क्वेश्चन, स्कूल के बच्चे भी जिसका आंसर कर सकते हैं। जीरो ओवर में क्या होता है? प्रश्नकाल की समाप्ति के बाद का ठीक समय, इमीडिएट आफ्टर द क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर के बाद जीरो ओवर आता है, ठीक है। 85 भारत के संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो ये कहता है कि जब कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो इसे राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। क्या वह ये घोषणा करता है कि या तो वह विधेयक अनुमत कर दिया गया या फिर अनुमत करने से रोक दिया गया। President shall declare either that is assist for a bill to the bill or that he withhold assent। प्रेसिडेंट की पावर्स, कौन सा आर्टिकल आएगा यहाँ पर? अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 में ये नियम है। 86 भारत की संचित निधि में कोई भी भुगतान प्राधिकृत होते हैं। पेमेंट्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड इन इंडिया आर ऑथराइज्ड बाय द, कहाँ से होते हैं? विनियोग विधेयक द्वारा, एप्रोप्रिएशन एक्ट द्वारा। रेलवे बजट आम बजट से किस वर्ष पृथक किया गया था? रेलवे बजट आम बजट से किस वर्ष पृथक किया गया था? कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन और कई बार इसके सिंपल सा आंसर है 1921। हाँ, 1921 में रेलवे बजट को आम बजट से पृथक किया गया था। भारत में कार्य निष्पत्ति बजट के प्रारंभ की अनुशंसा निम्नलिखित में से किसने की? कार्य निष्पत्ति बजट, परफॉर्मेंस बजटिंग जिसे कहा जाता है, किसने अनुशंसा की थी? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है और आरपीएससी ने इसे भी डिलीट किया है, स्किप किया है, तो हम भी इसको स्किप कर रहे हैं। विनियोग विधेयक के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। अनुदान की मांग लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद पुनः स्थापित किया जाता है। अनुदान को पूरा करने के लिए अपेक्षित धनराशि का विनियोग करने के लिए पुनः स्थापित किया जाता है। विनियोग विधेयक को पारित करने से पहले बहस होती है। विनियोग विधेयक का विधायन सरकारी व्यय के संसदीय प्राधिकरण को पूर्ण करता है। ऊपर लिखित अभिकथनों में से कौन सा सही है? आप इन्हें इंग्लिश में भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें इंग्लिश में समझ में आते हैं। इसमें चारों ही कथन सही हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिरेक अनुदान का सही स्पष्टीकरण है? एक्सेस ग्रांट का सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन कौन सा है? इन एडवांस इन रेस्पेक्ट टू द एस्टिमेट एक्सपेंडिचर फॉर अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर पेंडिंग द कंप्लीटेशन ऑफ द प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 113 to make a grant for meeting an unexpected demand upon resources of India, to take approval from money spent during a financial year in excess of amount granted for service। ये वाला सही होगा। तीसरा, वित्तीय वर्ष में किसी सेवा के लिए अनुदत्त रकम से अधिक धन के लिए हुए व्यय के लिए अनुमोदन प्राप्त करना। 91 ये क्वेश्चन भी स्किप किया है इसलिए हम इसको अब पढ़ ही नहीं रहे, हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते अपना। 92
निम्नलिखित अभिकथनों में से कौन सा अभिकथन गलत है? भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है, फ्रांस में 1 जनवरी से प्रारंभ होता है, इंग्लैंड में 1 जून से प्रारंभ होता है और अमेरिका में 1 अक्टूबर से प्रारंभ होता है। कौन सा गलत है? इंग्लैंड में 1 जून से प्रारंभ होता है, ये गलत है। लोक नीति निर्माण में विवेक सम्मत विस्तृत अभिगम एवं वर्धनशीलवाद, माय गॉड, रैशनल कॉम्प्रेहेंसिव अप्रोच एंड इंक्रीमेंटलिज्म इन पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, किसने प्रारंभ किया था ये? इंक्रीमेंटलिज्म की जब भी बात होती है ना, वर्धनशीलता की, तो किसका नाम याद आता है हमें हमेशा? चार्ल्स लिंडब्लॉम। 94 लोक प्रशासन में सार्वजनिक वर्ण सिद्धांत किसने प्रारंभ किया? पब्लिक चॉइस थ्योरी किसने शुरू की थी? अगेन क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन एनपीए, एमपीएम और पब्लिक चॉइस से आए हैं उस दौरान। 2016 का ये पेपर है, तो क्या होगा? विंसेंट ऑस्ट्रम। संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार किस सिद्धांत पर आधारित है? यूनिटी ऑफ पावर, इनबैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पावर या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर? संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन पर आधारित है। हमने कल अभी बार बार इस पर क्वेश्चन आया है, इसी पेपर में 3 क्वेश्चन हो गए अभी तक। 96 वित्तीय आयोग का कर्तव्य है कि वह यह सुझाव नहीं दे संघ व राज्य सरकारों के मध्य करों का बंटवारा, राज्यों को दिए जाने वाले राजस्व की नई मदों पर विचार, केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान को निर्धारित करने वाले सिद्धांतों का निर्धारण, अन्य विषय जो विशेष रूप से आयोग को विचार के लिए सौंपे गए हों। तो ये जो सेकंड नंबर है वो नहीं देता, वो राज्यों को दिए जाने वाले राजस्व की नई मदों पर विचार नहीं करता है। लोक प्रशासन में सार्वजनिक वर्ण अभिगम प्रस्तावित करते समय विंसेंट ऑस्ट्रम ने किस प्रकार के प्रशासन की अभिशंसा की थी? माय गॉड, बार बार सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, सेम मतलब रिपीटेशन, मैं कहूँगी कि सेम ही थ्योरी में से क्वेश्चन लिए जा रहे हैं बार। डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की थी विंसेंट ऑस्ट्रम ने, लोकतांत्रिक प्रशासन की। हु इज चीफ एक्सपोनेंट ऑफ मिक्स्ड स्कैनिंग अप्रोच इन पब्लिक पॉलिसी? मिक्स्ड स्कैनिंग अप्रोच जो है पब्लिक पॉलिसी का, किसने इन्वेंट किया था? ये एडजॉइनी ने, अमिताई एडजॉइनी ने, मिक्स्ड स्कैनिंग अप्रोच। हेनरी अष्टम क्लॉज क्या है? हेनरी अष्टम क्लॉज क्या है? ये एक अधिनियम, हेनरी अष्टम क्लॉज जो है वो एक अधिनियम है जो संसद के अधिनियमों को संशोधित करने के लिए विधायी शक्तियां प्रत्यायोजित करती हैं। एन एक्ट विच डेलीगेट्स लेजिस्लेटिव पावर टू अमेंड एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। ये सही होगा इसका पहला ही नंबर। लास्ट क्वेश्चन है आज का, वापस से मैच करना है। मूलभूत अनुसंधान, अनुप्रयुक्त अनुसंधान और संक्रियन, इसको इंग्लिश में देखना पड़ेगा मुझे भी। फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च। तो जो फंडामेंटल रिसर्च है और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, 4 ऑप्शन है हमारे सामने। फंडामेंटल रिसर्च जो है उसका मतलब होता है नॉलेज फॉर नॉलेज। अप्लाइड रिसर्च के लिए आएगा यूटिलाइजेशन ऑब्जेक्ट। एक्शन रिसर्च के लिए आएगा एक्शन प्लान और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के लिए आएगा पायलट स्टडी। तो इसका पहला नंबर सही हो जाएगा। आगे की क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। बाय बाय। को कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।